हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके डीसी मशीन के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका CBT हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPPCL हो, चाहे आपका UPRVNL हो, चाहे आपका NTPC हो, चाहे आपका LP टेक्नीशियन हो, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपका CBT एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विरोधी EMF का समीकरण है EB बराबर V माइनस IA IL RL। EB इज इन इक्वल टू V माइनस IA RA। तीसरा दिया है EB इज इन इक्वल टू V प्लस IL RL एंड EB इज इन इक्वल टू V प्लस IA RL। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका EB इज इन इक्वल टू V माइनस IA RA। ठीक है, चलिए कुछ नज़र डाल देते हैं कैसे आपका बैक EMF का ये आएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं कि कैसे आपका बैक EMF का इक्वेशन आप निकालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, एक शंट मोटर है। ठीक है, ये आपका, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे KVL लगा देते हैं। ठीक, तो अब इसमें आप इसको, इस सर्किट को आप भूल जाइए, आप इसमें देखिए। ठीक है, तो देखिए करंट हमने क्या माना, अगर हम देखेंगे तो करंट आप देखिए इसमें हमने KVL लगाया। ठीक, तो KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम EB की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, EB आपका माइनस हो जाए, AB क्या हो जाएगा आपका माइनस ले लेंगे, प्लस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप आपके हमेशा क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा हमने डायरेक्शन माना I, मतलब डायरेक्शन ये इसमें आर्मेचर करंट ये है, हमने डायरेक्शन माना क्या है आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन ये करंट आपकी क्या है, मोटर है, तो करंट आपकी क्या आ जाएगी, उल्टा आएगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का IA RA प्लस, ठीक यहाँ माइनस में हो जाएगा, और जब इस पर हम चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप किस में आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा, ये जब ये घूम रही है तो वोल्टेज आपकी वैल्यू इक्वल टू प्लस आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आपको क्या मिला, EB इज इक्वल टू, EB इज इक्वल टू क्या मिला, V माइनस IA RA। यही आपका बैक EMF हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जनरेटर होता तो क्या होता, उल्टा हो जाता। ठीक है, तो ये बैक EMF का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये अब तो आपका बैक EMF, ये क्या है आपका बैक EMF, ये आपका वोल्टेज है बैक EMF, ये आपका वोल्टेज है, और ये आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो बच्चों अगर आप KVL लगा के करेंगे तो आप कभी बैक EMF और जनरेटर के EMF में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम इस बैक EMF की बात करें, इसका फॉर्मूला एक और होता है, EB इज इक्वल टू 5ZPN/60A। EB इज इक्वल टू 5ZPN/60A, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सीरीज मोटर की लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में देखिए जो आपकी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मोटर की घूर्णन गति अत्यधिक बढ़ जाएगी,
मोटर चलेगी ही नहीं, फ्यूज़ उड़ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सीरीज़ मोटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीरीज़ मोटर क्या होती है, जब ये जो आपका आर्मेचर है इसके सीरीज़ में कोई हम जब फील्ड वाइंडिंग लगा दें, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग लगा दिया, ठीक, तो ये आपकी मोटर क्या कहलाएगी, आपकी सीरीज़ मोटर कहलाएगी। ठीक है, इस मोटर की खास बात ये होती है बच्चों कि इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए चलिए इसमें कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के टाइम्स फाई एन। ठीक है, बाकी जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिल रहा है कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाई। ठीक है, ई बी बाई फाई। और जब आप इसको नो लोड पे स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नो लोड पे स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और देखिए इसी रिलेशन पड़ गया। ठीक, और देखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका आई ए स्क्वायर। क्या होता है, टी इज आई ए स्क्वायर। मतलब अगर आप क्या हो जाएंगे कि अगर आप मोटर को बिना लोड के स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, टार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो होगा मोटर क्या हो सकता है, मोटर का फाउंडेशन उखड़ सकता है, मोटर का फाउंडेशन उखड़ सकता है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग भी चल सकती है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्टर का कार्य है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, प्रारंभ में स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, मोटर को निम्न वोल्टा स्थिति में ऑफ करना, उपरोक्त तीनों कार्य। देखिए स्टार्टर क्या करता है कि जो आपकी करंट होती है, मोटर्स में क्या होता है, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण क्या करती है, ये मोटर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मोटर करंट की वैल्यू को सीमित करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, ये अ, ये जो आपका जो स्टार्टर है, ये तीनों जो आपके कारण दिए हैं इसके लिए भी होता है। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त तीनों कार्य करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल्स प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें संयोजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं, आर्मेचर के अक्रॉस, लाइन के श्रेणी में, और लाइन के अक्रॉस। देखिए जो आपका इंटरपोल होता है ये क्या करता है, आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। इंटरपोल्स क्या करता है, का जो संयोजन होता है इसको हम लोग आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित करने का उद्देश्य। ठीक है, स्पार्किंग को कम करना, विचुंबकत्व प्रभाव को कम करना, लोड बढ़ने पर घूर्णन गति में पैदा हुई कमी को क्षतिपूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए देखिए दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका इंटरपोल्स, एक होता है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दोनों का कार्य क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, मतलब उसके प्रभाव से कम करना। तो क्या हो जाएगा आंसर कि आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है,
एक होता है क्रॉस होता है, एक डीमैग्नेटाइजन। ठीक है, तो ये क्या डीमैग्नेटाइजन को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम हानियाँ नियत हानियाँ के बराबर हों, ताम हानियाँ ताम क्षति नियत क्षति से बड़ी हो, ताम क्षति से नियत क्षति बड़ी हो, ताम क्षति बराबर घर्षण गति हो। देखिए, चाहे आपका मोटर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका कोई मशीन हो, उसकी अधिकतम दक्षता के लिए क्या कंडीशन होती है। जो कॉपर लॉसेस होता है जब आयरन लॉसेस के बराबर होता है तो उस समय मशीन की दक्षता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। डीसी मोटर में उत्पन्न विरोधित विद्युत वाहक बल गणना का सूत्र है EB बराबर 5ZN/60, EB बराबर 5ZN/60 इंटू P/A, और EB इज इक्वल टू 60/5ZN, और EB इज इक्वल टू क्या है 5ZN/P/। देखिए, इसमें ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है। EB जो होता है आपका बैक EMF होता है, फाई आपका फ्लक्स होता है, ठीक है, ये P पोल्स होता है, ठीक है, N स्पीड होता है, ठीक, A क्या होता है समांतर पथों की संख्या, और Z क्या होता है आपका कंडक्टर्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट मोटर में समान से कुछ अधिक गति प्राप्त करने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रयोग की जाती है। आर्मेचर नियंत्रण, ठीक है, सप्लाई वोल्टा नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि, और क्षेत्र टेपिंग विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, क्षेत्र नियंत्रण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की वैद्युत दक्षता होती है बराबर ईटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू EB/IA/VI, थीटा ईटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू VI/EB/IA, ईटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू BHP/VI, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है EB/IA/VI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र का क्षेत्र उत्तेजित किया जाता है, ठीक है, DC से, AC से, अवशिष्ट चुंबकत्व से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, शंट, सीरीज, कंपाउंड। ठीक है, और जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड होता है उसकी फील्ड को हम लोग दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइट करते हैं, चाहे आपका उसको एक्साइट करने के लिए हम लोग दूसरी सोर्स फील्ड को दूसरे सोर्स के द्वारा सप्लाई देते हैं। और जो आपका शंट, सीरीज, कंपाउंड, ये जो जनरेटर होते हैं ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण सेल्फ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, और हिंदी में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व। बड़े जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले ब्रश होते हैं, ठीक है, कार्बन के, पीतल के, तांबे के, एल्युमिनियम के। जो आपके बच्चों बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रश हैं उसमें क्या होगा आपका करंट की वैल्यू उसमें, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मली हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। पृथक उत्तेजित जंत्र में क्षेत्र कुंडलन को उत्तेजित किया जाता है AC से, DC से, AC व DC दोनों स्वयं की धारा से। देखिए स्वयं की धारा तो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो गया, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, मैंने आपको बताया DC सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं फील्ड को। तो DC सोर्स क्या हो सकती है, आपकी बैटरी हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, DC से या बैटरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। DC जनरेटर अथवा DC मोटर में पैदा होने वाली क्षति
ताम क्षति, लौ क्षति, यांत्रिक क्षति, ये सभी। तो बेटा क्या होता है कि ताम क्षति भी होती है, लौ क्षति भी होती है, यांत्रिक क्षति भी होती है। ताम क्षति लोड पे डिपेंड करती है, लौ क्षति जो होती है लोड पे डिपेंड नहीं करती, और ये जो लौ क्षति होती है ये बेटा फिक्स होती है। ठीक है। कौन सी क्षति के मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता? देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया। लौ क्षति को, ताम क्षति को, अस्थिर क्षति को, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी बेटा आपकी जो लौ क्षति होती है इसको हम लोग नियत क्षति भी कहते हैं और इसको कोर क्षति भी हम लोग कहते हैं। ये लोड पर डिपेंड नहीं करती, इनका मान फिक्स होता है। ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? लौ क्षति। डीसी जनरेटर की व्यावसायिक दक्षता होगी आउटपुट विद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति। आउटपुट वैद्युत शक्ति बटे उत्पन्न वैद्युत शक्ति। आउटपुट वैद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति। आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट वैद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी आवेशण कार्य के लिए उपयुक्त जनरेटर। आवेशण मतलब कह रहा है कि बैटरी चार्जिंग में हम किस जनरेटर का प्रयोग करेंगे? सीरीज का, शंट का, कंपाउंड जनरेटर का, सभी। तो देखो बैटरी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग बच्चों क्या करते हैं? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में, बैटरी आवेशण में, विद्युत रंजन में, प्रकार व्यवस्था में। तो जो आपका सीरीज जनरेटर होता है इसका प्रयोग एज अ बूस्टर हम लोग डीसी ट्रांसमिशन में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बूस्टर के रूप में। जनित में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण है ओवरलोडिंग, अधिक उत्तेजना, ओवर हीटिंग और हैमरिंग और अधिक स्पार्किंग। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओवर हीटिंग और हैमरिंग। यदि कोई जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में असफल हो जाता है तो घूर्णन दिशा गलत है, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है, ब्रशेस एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अक्ष में सेट नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी दोष हो सकता है। तो बच्चों ये आपकी जो तीनों ऑप्शन जो दिए हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम में कार्यरत जनित्रों में से एक जनित्र को बंद कर दिया जाए तो दूसरा जनित्र भी रुक जाएगा, दूसरे जनित्र की उत्तेजना धीरे धीरे घटेगी, दूसरे जनित्र की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ेगी, दूसरा जनित्र अनियंत्रित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरे जनित्र की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ेगी। डीसी मशीन डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कहलाती है। ठीक है। यांत्रिक को किसमें? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी जनरेटर ये क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर ये क्या करेगा? आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा, डीसी मोटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थे। डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहलाता है स्थैतिक प्रेरित, गतिजन्य प्रेरित, चुंबकीय प्रेरित। स्थैतिक तो बेटा आपका ये ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टैटिक ईएमएफ का प्रयोग करते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? गतिजन्य प्रेरित। डीसी जनरेटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि या विद्युत ऊर्जा पैदा करता है,
वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। तो जो आपका जनरेटर होता है वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीसी जनरेटर का प्रचालन सिद्धांत है लेंज का नियम, प्रेरण, स्थैतिक प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपका चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल लगता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी डीसी मोटर को निर्धारित गति से अधिक पर कुछ समय चलाने के लिए गति नियंत्रण की उत्तम विधि है वाल लियोनार्ड विधि, आर्मेचर धारा नियंत्रण, क्षेत्र प्रतिरोध द्वारा नियंत्रण, निर्धारित गति से अधिक गति पर प्रचालन संभव नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर आपका थर्ड सही है, क्षेत्र प्रतिरोध द्वारा नियंत्रण। वाल लियोनार्ड नियंत्रण में मोटर की गति परिवर्तित होने का मुख्य कारण आर्मेचर में प्रयुक्त वोल्टेज, मोटर की आर्मेचर धारा, मोटर का क्षेत्र उत्तेजन, सप्लाई वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज। ठीक है।